बात कर रहे थे इमेजेस के बारे में, और आई थिंक हम लोगों ने डील कर लिया था क्या थी रियल इमेज और क्या थी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आप लोग जानते हैं, जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअली मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे अपीयर्स करते हैं मीट होते हुए, तो आप कहते हैं ये वर्चुअल इमेज। बेसिकली फ़र्क इतना है कि जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा अगर मिरर की बात करूं तो मिरर के डायरेक्ट इन फ्रंट बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो जब आप रेस को एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड्स मिरर के पीछे तब बनती हैं, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज के बारे में कहा जाता है कि वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, और रियल इमेज जितनी भी होती हैं वो सब इन्वर्टेड होती हैं। क्या मैं ये रीज़न जान सकता हूँ कि क्यों रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं? जस्ट इन अ केस, तुमसे कोई स्कूल में नहीं पूछने वाला, हम लोग ये सब बातें 12th के सिलेबस में नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं रियल है, तुम कहते हाँ हाँ रियल है, वर्चुअल है हाँ रियल वर्चुअल है। अब तुम्हें आज तक नहीं पता इन्फिनिटी पर इमेज कैसे बनती है, पूछ के देखो जवाब तुम्हारे पास अगर आ जाए तो। क्या तुम जानते हो इन्फिनिटी पर इमेज कैसे बनती है? हाँ, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ किस क्वालिटी की बनती है, मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी पर इमेज कैसे बनती है। जस्ट सपोज कर लो मैं तुमसे कहा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज कहाँ बनी जाके? बिहाइंड द मिरर, वो अलग चीज़ हुई बेटा। मैं कह रहा हूँ कहाँ बनती है, और रियल इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, ये पढ़ा है तुमने। हालांकि जब इन्फिनिटी पर इमेज होती है तो उसके नेचर के बारे में बात जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर इमेज रियल है तो इन्फिनिटी पर जो इमेज है वो रियल है। इसका मतलब वो लाइट रेस इन्फिनिटी जाके मीट कर रहे हैं, और कहते हैं कि लाइट जो इन्फिनिट इमेज, जो इमेज इन्फिनिटी में बनती है जाके, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द पैरेलल लाइंस। तो तुम सोच के देखो वो लाइट रे कहाँ मिल रही हैं, तब भी तुम कहते हो इमेज कहाँ बनेगी जाके, क्यों? ये सब बातों पे हम लोग बात नहीं करते हैं, ये बातें करना बिल्कुल सख्त मना है, ठीक है ना। आपसे कहा गया रियल, आपने कहा हाँ रियल, वर्चुअल हाँ वर्चुअल, समथिंग कुछ ऐसा चलता है। तो मुझे भी नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही चलता है ये, ठीक है यार। इन्वर्टेड क्यों बनती है? अब दैट इज़ मी टू नो एंड यू टू फाइंड आउट। करो, क्या करना है जान के। तुम क्वालिटी फैक्टर याद रखते नहीं हो, क्या करोगे जान के सब? नहीं, अब तुम मुझसे कहो फोर्स भैया यही तो होती है, K इज इक्वल्स टू Q1 अप Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये तो एक फॉर्मूला है, वो भी Q जो वो cos फाई का फैक्टर है उसका फॉर्मूला है। तुमसे मैं कह दूंगा cos फाई बताओ तो तुम मुझे R अपॉन Z बताओगे, ये तो फॉर्मूला है उसका एक। और Z की भी तमाम वैरायटी है, जैसा सर्किट होगा वैसा Z होगा। Z कोई सारे सर्किट का एक सा होता है, CR का अलग होता है, LR का अलग होता है, LCR का अलग होता है, सबका अलग है ना। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ एपरेंट पावर, नहीं, ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर। मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी, VRMS और IRMS क्या कहलाता है? गाइस इसको बोलते हैं एपरेंट पावर, सबको बताया हुआ है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली आप लोगों ने भी सुना होगा। एकेडमिक बताइए ज़रा, नहीं सुने? नहीं सुने हो से यस और नो डायरेक्टली, नो तो सुन लो। और यहाँ पर जो होती है इसे बोलते हैं ट्रू पावर, दिस इज कॉल्ड, ये तो सुने हुए हैं ना, ये जो गुमनाम से बैठे हैं, गुमसुम से बैठे हैं, ये लोग सुने हुए हैं, ठीक है ना। ओके फाइन, आपने नहीं सुनो। पावर फैक्टर में भी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर, और मैंने बहुत एम्फेसाइज करके इनको बताई हुई है, ये जो बैठे हैं मान भाव सबके सब, बहुत एम्फेसाइज करा था इस बात में तुम्हारे लिए कि हमेशा ध्यान रखना, पावर फैक्टर जब पूछा जाता है तो अच्छे डिफाइन नहीं करते हैं। मैंने यही एग्जैक्ट कह के करा हुआ है। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होती तो मैं दिखाता, रिकॉर्ड तो करा ही नहीं मैंने, ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता हूँ तुमसे बातें, लेकिन तुम लोग को स्पेशली मैंने इस बात पे एम्फेसाइज करा था कि नोट करिएगा, पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज ये होती है एपरेंट पावर, और ये है किसी भी सर्किट में जिसको आप बोलते हैं LR सर्किट, CR सर्किट, मतलब बेसिकली AC सर्किट्स। AC सर्किट्स में पावर जो होती है वो सिर्फ वोल्टेज इनटू करंट से निकली जाती है। ऐसा सिर्फ चक्कर चलता है किसमें? DC में। ऑल दिस थिंग्स जो V इंटू I है ये हम लोग चलाते हैं DC में सिर्फ,
एसी में यू नीड टू केयर अबाउट दिस फैक्टर, सही है ना। अगर वो फैक्टर नहीं है तो आप कभी भी रियल पावर सर्किट की बता, आप लोगों से ही कहते रहेंगे VRMS IRMS VRMS IRMS, इसके लिए ये फैक्टर बनाया जाता है, बया नहीं जाता है, ये डिराइव करा जाता है, इसका डेरिवेशंस हैं। एकेडमिक हम लोगों ने करा हुआ डेरिवेशंस का, इसका डेरिवेशन करा है हम लोगों ने, नहीं करा, क्लास में किया है, मैं पूछ रहा हूँ क्लास में किया है, हाँ डेरिवेशन, ठीक है, वेरी गुड। चलिए खैर, अभी हमारा टॉपिक जो है वो एसी नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमेजेस के बारे में, ठीक है ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, प्लीज़ डू फाइंड आउट व्हाई रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों रियल इमेज इन्वर्टेड बनती हैं, और इन्वर्टेड मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसा होता है। चलिए देखते हैं, हम लोग को ये कहना है यहाँ पर अच्छा टाइप्स होगा। मैंने रियल इमेज आपको बता दी, आपने वर्चुअल इमेज सुन ली, और शायद कल हम लोगों ने बात करी थी इरेक्ट इमेज की, और कैसे कौन सी थी, इन्वर्टेड इमेज की। इरेक्ट वो जिसका अपसाइड अप हो, और इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है ना, नथिंग मच टू से। चलिए हम लोग कुछ मिरर पढ़ लेते हैं ज़रा, देखिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, आप प्लेन मिरर मत डालो, पहले स्फेरिकल मिरर बनाओ, प्लेन मिरर इसके बाद डिफाइन करेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, क्या स्फेरिकल मिरर्स सबसे पहले उन्होंने पढ़ा यही हुआ है। प्लेन मिरर आपने डेफिनेशन याद है किसी को, कुछ लोगों को मालूम होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, तो वो ड्राइव हम लोग कहाँ से करते हैं, डेफिनेशन यहीं से करते हैं। बहरहाल अभी बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स लिखिए, द मिरर्स which forms the part of sphere। डेफिनेशन को लंबा करने के लिए आपको जैसा कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर which forms a part of a sphere, बट सिंपल में द स्फेरिकल मिरर आर द मिरर्स which forms, या सिंपली द मिरर्स which forms a part of a sphere। ऐसे मिरर जिनका जो अगर आप पीस चेक करेंगे, या जो उनका आप जो भी गिवन साइज होगा वो चेक करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि ये पर्टिकुलर मिरर किसी एक स्फीयर का टुकड़ा है, ठीक है ना। ऐसे मिरर्स जो होते हैं वो आपके स्फेरिकल मिरर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेक कि हम लोगों ने एक स्फीयर लिया, ओके, थोड़ा सा क्रिस्प बन जाए तो मज़ा आए। देखिए ये मैंने एक स्फीयर लिया, ओके, मेक इट वाइट, और अगर हम लोग क्या करें, हम लोग इस स्फीयर को इतना टुकड़ा ले लें, मतलब बाकी स्फीयर गायब, और ठीक इतना सा पीस। तो ये जो स्फीयर का इतना सा एक पीस है, इसको आपने एक साइड से पॉलिश करा, तो डेफिनेट सी बात है ये आपकी बन जाएगी रिफ्लेक्टिंग साइड। गाइस दिस वुड बी रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये आपकी होगी पॉलिश सरफेस। ये पॉलिश होगी या क्या होगी, पॉलिश कहलाएंगे ना, ये हमारी पॉलिश सरफेस जिधर आपने पॉलिशिंग की है, और इधर इसके सामने हो गया आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेसिकली अगर मैं इस एक स्फेरिकल मिरर को देखूंगा, इस पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ मिरर को देखूंगा, तो ये जो एक डिज़ाइन है या जो एक पीस है, ये टुकड़ा एक परफेक्ट स्फीयर का एक पीस रहा होगा। दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे कॉनकेव मिरर एग्जाम्पल तौर पे आपने देखे, कॉन्वेक्स मिरर। वन मोर थिंग, प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये मिरर एक ऐसी लाइन है। आप लोग जानते हैं हम लोग 1D देख रहे हैं सर, इसका मतलब 2D कह सकते हो, बट हम इसको 3D डायग्राम में नहीं देख रहे हैं। बेसिकली जब इसको पलटेंगे तो ये पूरा एक ऐसा, समझ रहे ना, वेरी गुड। तो स्फीयरिकल मिरर्स आर बेसिकली द मिरर्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। नेक्स्ट टाइप्स, बना लो जरा एक टाइप्स, एक मिनट दीजिए जरा मुझे। सही है। टाइप्स में गाइस हम लोग कुछ खास नहीं, आप लोग पहले से जानते हैं। टाइप्स में आते हैं एक कॉनकेव मिरर और एक होता है
कॉन्वेक्स मिरर। जिस साइड पॉलिश है उस साइड के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन करा जाता है। कभी आप कॉनकेव सरफेस को पॉलिश कर दें, दैट मींस आउटर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, कभी आप इनर सरफेस को पॉलिश करते हैं। तो बेस्ड ऑन की किस साइड आपको पॉलिश करी है उस बेसिस पर दो टाइप के मिरर्स बनते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ओके, आइए कॉनकेव से शुरू कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर गाइस, जल्दी लिखो। कॉनकेव मिरर्स, ओके लेट्स मूव इट, हम लोग कर लेंगे। द मिरर्स whose reflecting surface is curved inwards। बच्चों सही है? एक ऐसे मिरर्स जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो होती है कर्व्ड इनवर्ड्स। तो जो मिरर्स whose reflecting surface are curved inwards are called concave mirror। कुछ ऐसा जैसा भी बनाया था, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं कुछ ये, और ये हमारे पास होंगी इसमें पॉलिश्ड सरफेस। तो एक ऐसी टाइप का मिरर, एक ऐसे टाइप का कॉनकेव मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्शन होगा या वो सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन सफ़र करा जाएगा वो सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ऐसे मिरर्स कॉनकेव मिरर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। दैट मीन्स ऐसे मिरर्स विच हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स और पॉलिश्ड सरफेस आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। जिस समय पॉलिश्ड सरफेस जो होगी वो किधर होगी? आउटवर्ड्स होगी। इनको कहा जाता है कॉनकेव मिरर। आई थिंक नो नीड टू ज़्यादा एलेबोरेट करने की, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। दीज आर सिंपल बेसिक्स गाइस। कॉन्वेक्स मिरर, दोज मिरर्स या द मिरर्स, जैसा लिखना चाहिए, द मिरर्स whose reflecting surface is curved outwards। Curved outwards, or otherwise we can say bulged outwards। एक ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं वो बाहर की ओर मुड़ी हुई होती हैं। दैट मीन्स जब रिफ्लेक्शन होगा तो एक आउटर सरफेस से होगा जो बाहर की तरफ घुमाव लिए हुए। दैट मीन्स पॉलिश सरफेस किधर होगा? अंदर होगा। ठीक है, कभी पॉलिश सरफेस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कभी कभी साउंड करता है ऐसा कि पॉलिश सरफेस वो होगा जिधर से रिफ्लेक्शन होगा, बल्कि पॉलिश सरफेस का मतलब है वो साइड जिस साइड पर आपने पॉलिश कर रखी है, और जिधर आप पॉलिश करते हैं उसके पीछे आप एक ओपेक लेयर चढ़ाते हैं रेड ऑक्साइड की। मैंने बताया था आपको ना, आप मेटल्स डिपॉजिट करते हैं और फिर एक लेयर चढ़ा देते हैं रेड ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो वो सरफेस जो होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, या उधर आपको सिल्वर शाइन नहीं मिलती है, तो इधर आपको मिलेगा चमक। तो पॉलिश सरफेस किधर होते हैं? आउटवर्ड, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द पॉलिश सरफेस। फाइन। अगर बात करी जाए ज़रा कॉनकेव मिरर्स की, जैसे ये तो साइड लुक है इनका, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनका साइड व्यू है। अगर आप इन्हें सामने से देखेंगे तो एग्जैक्टली इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है या जिनका अपर्चर होता है, नॉट एग्जैक्टली अपर्चर, जो पूरा मिरर दिखता है वो अगर आप फ्रंट एंड से देखेंगे तो वो एक कंप्लीट सर्किल जैसा दिखता है। और ये जो होती है साइड, ये बीच में से डिप्रेस्ड होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर की, तो एक इस टाइप का आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा, एग्जैक्टली सर्कुलर बाउंड्रीज, और ये अंदर से क्या होगा? हल्का सा डिप्रेस्ड होगा। और इस साइड पे क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बैक साइड पे क्या होगी? पॉलिश्ड। और अगर यही चीज़ कॉन्वेक्स होगी तो ये बल्ज्ड आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ उभार होगा इसमें, और रिफ्लेक्टिंग साइड ये होगी और पॉलिश साइड। अगर इस बात से
बिल्कुल सही बात है। चलिए हटा दीजिए, आगे लिखते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इनसे रिलेटेड, आपने क्लास 10 में देखे हुए हैं, एक नज़र उन पर डाल लीजिए ज़रा। ये एक मिरर है एंड लेट्स से कौन सा मिरर है, कॉनकेव। देखो एक बहुत ही छोटी सी बात है जो हम लोग हमेशा सुनते हैं, शायद आप लोग समझ जाएंगे। ये कौन सा मिरर है, ये कोई नहीं है। डेफिनेट सी बात है, मुझे पॉलिश सरफेस पता होनी चाहिए। जब मैं पॉलिश ऐड करूंगा या पॉलिश से एंड आपको बताया जाएगा तभी आप डिसाइड करेंगे ये कॉनकेव है या ये कॉन्वेक्स है। सो इट्स अ पॉलिश जो डिफाइन करती है कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ओके फाइन। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेस होती है, शायद आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। हम लोग को सारे टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे भाई। तो ये कौन सा पार्ट है, ये क्या चीज़ कहलाती है, दिस इज कॉल्ड, लिखते जाएंगे। और क्या चीज़ें होती हैं इसमें, फोकस होता है, यहाँ होता है, और क्या होता है, सेंटर ऑफ, और क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। ओके, एक और चीज़ मिसिंग है अभी भी, एग्जैक्टली पहले तो प्रिंसिपल एक्सेस भी मिसिंग है, लिखा नहीं मैंने, बनाई तो है प्रिंसिपल एक्सेस। एक होता है अपर्चर। अपर्चर कहाँ से कहाँ तक मार्क करें, टॉप से लेके, ये चीज़ अपर्चर कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है अपर्चर लेंथ। अपर्चर लेंथ, अपर्चर, अपर्चर किसी भी मिरर का अपर्चर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो मिरर उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट अपर्चर मीन्स। एनीवन, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज अपर्चर, व्हाट इज अपर्चर? प्रेम, अपर्चर डिफाइन करो, देखने में तो दिख रहा है मुझे दिस इज अपर्चर। हाउ विल यू डिफाइन एन अपर्चर? हाँ बोलिए। सही है, सही, डायमीटर कहना गुड होगा, सही है। किसी भी मिरर का डायमीटर जो होता है उसका अपर्चर कहलाता है। सपोज करो मैं ज़्यादा अच्छा भी, मेरे पास कोई इमेजिनेशन के लिए चीज़ नहीं है। ओके चलो ये बेल इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी नहीं है यार, यही है। इमेजिन के तौर पे देखो, ये गोंग ले लो इसका, बेल का, सही है ना। अगर मैं कहूँ ये इसका आउट सरफेस है तो ये आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग है ना, तो इसका मतलब अंदर से पॉलिश होगा। तो तुम्हें करना क्या है, मिरर का तुम ये वाला व्यू देख रहे हो, साइड व्यू, इससे तुम्हें वो ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली में जब मिरर दिखता है तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा, आउटवर्ड बल्ज्ड कुछ ऐसा, और अगर कॉन्केव देखेंगे तो फिर पॉलिश जो होगा वो पीछे से होगा और ये सरफेस कौन सा होगा। आपको करना क्या है, आपने ये मिरर लेना है, आपको पेपर पे रखना है, और पेपर रख के, मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं रख सकता हूँ, इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बना लेनी है। क्या एक सर्किल तैयार हो जाएगा, इस सर्किल का डायमीटर लोगों को बता दो, दैट्स कॉल्ड अपर्चर। फिर से कहता हूँ मैं, ये मिरर है, या तो कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा, या तो अंदर तरफ डिप्रेस्ड होगा या बाहर तरफ बल्ज्ड होगा, जो भी सरफेस है। आपको करना नहीं है सिर्फ कुछ, आपने ये सरफेस पे जाके इस टाइप से इसको रखना है और इसकी बाउंड्रीज बना लेनी है। दैट मीन्स एग्जैक्टली इसके जो पेरीफेरीज है ना, ये सर्कुलर एक पाथ बना रही हैं, तो यहाँ जाके वो सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और सर्कल का डायमीटर बता दीजिए, वही चीज़ क्या कहलाती है। अभी हम लोग इस चीज़ों को लिखने वाले हैं, अग्री। दिस समथिंग इज कॉल्ड अपर्चर। आप सुनो, जितना ज़्यादा बड़ा लेंस होगा अपर्चर उतना ही बड़ा होगा, सही है। अगर मैं एक लेंस को रखूं तो वो शायद ऐसा दिखेगा, लेंस कह रहा हूँ यार, मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। जब आप इसको इसके पोल वाले पार्ट के साथ टच करके लिखेंगे रखेंगे तो यहाँ पर एक स्पेस ओपन रहेगा, यहाँ पर एक स्पेस ओपन रहेगा, ये इसकी तुम्हें कर्वनेस बता रहा है। और इसका टॉप सरफेस अगर देखोगे तो उसकी बाउंड्रीज ऐसी होंगी, बाउंड्रीज कैसी होंगी, सर्किल। क्या तुम लोग लैब में अपने वॉच ग्लास देखा है, लैब्स में वॉच ग्लास देखा है? वॉच ग्लास क्या होता है? पापा के पास या किसी के पास कोई घड़ी हो तो देखना, आजकल दोबारा ट्रेंड आ चुका है, थोड़ी सी क्लासिक कलेक्शंस सुने हैं ना तुमने। क्लासिक मतलब थोड़ा सा ओल्ड फैशन रेट्रो कलेक्शंस जो होते हैं, उनकी सरफेस जो होती है वो हल्की सी बल्ज्ड होती है। जो घड़ियाँ होती हैं ना, उनकी सतह जो होती है वो हल्की सी बल्ज्ड होती है। तो
तो तुम ऐसे को समझ लो, तुम्हारे पास वही शीशा है जो गोल घुमा हुआ है, तुमको उस पर रखना है पेपर पे, बाउंड्री बना देनी है, डायमीटर हुआ अपर्चर, और अगर तुम उसे ऐसे रखोगे तो उसका सरफेस जो होगा वो कर्व्ड कहलाएगा। आप अगर इधर से दबाएंगे तो वो इधर दबेगा, इधर से दबाएंगे तो, लेकिन आपको इधर से नहीं, आपको इधर से रखना है। बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, डायमीटर नाप लेना है उस सर्किल का, उस चीज़ को कहा जाता है अपर्चर लेंथ। अपर्चर गुड है, चलिए काम कर जाएगा। अब ये इंडिविजुअली इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ज़रा डिफाइन कर लेते हैं, मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं, पोल, फोकस, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सेस। गेट हेडिंग, आ जाइए, हैंडल ये पोल गाइस, पोल। क्या आप लोगों को आज ये लग रहा था कि क्लास 4 बजे होगी? चलिए ठीक है। पोल, बताओ भाई पोल क्या है? एनीवन? पोल इज द सेंटर ऑफ द, बेटा इधर आ जाओ, अंशिका यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, माथा हटा बैग अपना, इसका झोले हटा दो, बैठ जाओ यहाँ पे, सही है, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोल। गाइस शांत हो जाओ। अभी मैंने आपको बताया कि जो मिरर होता है, अगर आप उसको उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस के हिसाब से रखेंगे, तो जब उसे सरफेस पे रखेंगे तो वो कुछ जब रखा जाएगा तो ऐसा दिखेगा, सही है। इधर उसका वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जो मैंने आपको भी दिखाया। अगर आप क्या करिए, यहाँ पर एक बॉल बेयरिंग, जैसे हिंदी में छर्रा बोलते हैं, एक मोती ले लो, जो भी चीज़ हो उसको ड्रॉप कर दो। जिस जगह पे जाके वो रुकेगा ना, वो मिरर का सेंटर होगा, वो मिरर का या सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन, सबसे लोअर मोस्ट, जहाँ पे जाके वो स्टेबली रुक जाएगा, उस पॉइंट को पोल कहते हैं, उस पॉइंट को। ओके, लेट्स से दिस इज अ मिरर, और मुझे क्या करना है, मिरर का सेंटर पॉइंट ढूंढना है, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। अगर सपोज कल ये गोंग है, इस गोंग के बीचों बीच ये छेद है, तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड पोल। साइडवेज बताऊंगा तो यहाँ दिखेगा, सही है ना। अगर तुम 3D में देखोगे तो दिस वुड लुक समथिंग लाइक दिस, दिस इज द पोल। जो मिरर है उसका जो पूरा क्रॉस सेक्शन है या जो उसका सरफेस है, उस सरफेस का ठीक बीचों बीच पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोल, दैट इज कॉल्ड पोल। सो हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ सेंटर ऑफ द मिरर। कभी आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो बस मिरर रखिए, ड्रॉप अ बॉल बेयरिंग, ड्रॉप अ छर्रा, ड्रॉप अ मोती, जो भी, तुम्हें सरसों का दाना ले लो, और क्या, वो भी एकदम स्वेरी होता है, और वो जिस जगह पे जाके रुक जाएगा, दैट्स कॉल्ड पोल। अग्री और नॉट? ठीक है, लिख लीजिए। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर गाइस, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज़ द, ओके येलो काफ़ी मर्ज कर रहा है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बाहर जो कोचिंग का रूम है ना, उसमें पहले जब भी जो वहाँ पर रहते थे किराएदार, वो जब चले गए थे, तो वहाँ पर एक दफ़े पता नहीं पापा ने सरसों कुछ पता नहीं किया था या ख़रीदा था, मुझे मालूम नहीं है, तो उसमें बोरे लगा दिए थे बहुत ऊंचे ऊंचे। वो बोरे नहीं, टाट के होते हैं, टाट जानते हो ना, लिटरल जो बोरा होता है, प्लास्टिक बोरा नहीं, आलू वाले जो बोरे होते हैं ना, वो टाट कहलाता है आई थिंक। और टाट में क्या होता है, अगर आप थोड़ी सी उंगलियां उसमें डालिए तो उसके थ्रेड्स आप साइड में करके स्पेस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे जब ये छोटे थे तभी उसमें से धीरे से होल कर करके एक स्पेस बना के, और सरसों बहुत तेज़ सरकती है, ठीक है ना, सरसों अगर आप खोल देंगे तो वहाँ से काफ़ी तेज़ निकलती थी, तो उसमें खोल के थोड़ी सी सरसों मुट्ठी भर निकाल लेते थे। खेलने का तरीका है, हालांकि गलत है, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन बच्चे थे, इतनी समझ कहाँ थी यार। तो जो बाहर आंगन है उसमें ईंटें थी सब, ठीक, इस हिसाब से था कि वहाँ पर गाय भैंस बांधी जा सके, कुछ वैसा ईंटें लगा के समथिंग हिसाब था। ज़्यादा पुरानी बात थी थोड़ी सी, तो उस पर भरते थे और गेट लोहे का, तो उस पर फेंक के मारते थे, तो एक छन्न से आवाज़ आती थी, वो बड़ी अच्छी लगती थी। पबजी नहीं था हम लोग के पास ना, इंस्टाग्राम भी नहीं था, तो ये सब चीज़ें हम लोग को मिलती नहीं थी। हमसे कोई नहीं कहता था घर जाके बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें थी नहीं। तो हम लोग ढूंढते गए थे, ये ढूंढते थे सरसों वगैरह। तो कमरा खोला, उसमें ताला रहता था, चाबी इस पर टंगी रहती थी, संभाव चढ़ा के कुर्सी पे चाबी उतारी, ताला खोला, और बस वही सरसों मुट्ठी भर निकालनी है, और देखना है मम्मी तो नहीं आ रही है सामने, पापा ऑलमोस्ट बाहर ही रहते थे ज़्यादातर, तो बस उसको एक बार छन्न से
फेंक के मारते थे। फर्श पे इसलिए पता नहीं लगता था क्योंकि ईंटों में वो जो गैप होता था, दोज क्रिवाइसेस, दोज ग्रूव्स, वो सब मैनेज कर लेते थे। और पानी पड़ता था तो वो ऐसे धुआं ऐसे निकल के। तो सरसों से एग्जैक्टली मुझे याद आया, ये खेल कभी हमने करा है, गलत है, ठीक है ना। आदत जाओ, मुँह धो जाओ। सो रहा है, उसके सर घूम रहा है बिल्कुल, जैसे शादी में 2 रात का जगह हुआ। जाओ जाओ, मुँह धो जाओ तुम पहले, जाओ देखो, चले जाओ, कोई बस्ते में ना गिर पड़े। वो बहुत बुरा सो रहा है वो तो। चलो, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मिरर नहीं कहो यार, स्फेरिकल मिरर है। मिरर तो अपने बहुत सारे होते हैं। अच्छा, इतना भी कर्व्ड नहीं होता है, हम लोग कुछ बनाते समय ज़्यादा ही अतिशोक्ति कर दे रहे हैं। होता है बहुत हल्का सा भी कॉन्केव होता है, ठीक है ना। तो दिस समथिंग इज कॉल्ड पोल। अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर आप इसका एक ऐसा डायग्राम देखेंगे तो इस केस में आप कहेंगे ये है हमारी पॉलिश सरफेस। अगेन दिस इज़ अ साइड व्यू यार, और अभी मैं प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में जानता नहीं हूँ। एंड दिस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पोल, ठीक। तो दिस कॉल्ड पोल। आगे लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन, क्या कहलाएंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखिए, it is the center of the sphere of which mirror forms a part. It is the center of the spherical mirror. It is the center of the spherical mirror of which mirror is a part. Of which mirror is a part. मतलब बेसिकली ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर का ये टुकड़ा है। आपने एक कॉनकेव मिरर लिया और आप एक कॉनकेव मिरर को क्या करेंगे, एक स्फीयर के टुकड़े से निकालेंगे। जिस स्फीयर से आपने उस पीस को कट आउट करा है, उस स्फीयर का सेंटर जहाँ पर होगा वो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बेसिकली कुछ ऐसी बात, जैसे ये एक हमारे पास स्फेयर है और हमने डिसाइड करा कि हम इसका इतना पीस कट कर लेंगे, ये इतना बड़ी लेंथ। सो दिस इज़ द पॉलिश सरफेस, और हम लोगों ने इतना इसको कट कर लिया, तो ये हमारे पूरे स्फीयर का सेंटर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो ये जो स्फीयर का सेंटर होगा वो जब आप इसमें से कट करके मिरर निकाल लेंगे, यही सेंटर इसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। अग्री? इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का ये मिरर टुकड़ा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट। कूल, बना लो यार जल्दी से, ठीक है। आप लोग तो डॉट डॉट बना सकते हो, मैं डॉट डॉट नहीं बना सकता शायद। इसे लाओ ट्राई कर लेता हूँ। डॉटेड लाइन बन जाएगी क्या? हाँ बन जाएगी, चलिए डॉटेड बन गई। ओके, डार्क कर लेंगे, वाइट ही सही है, और जितना पॉलिश है इसको हम लोग मिला लेंगे। ओके, इतना स्फीयर हमने काट लिया। सो इतना पार्ट जो है वो मिरर में यूज़ हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द स्फीयर जो है उसका सेंटर आपने देख ही लिया है, और वही जो सेंटर होगा वो उस मिरर के लिए कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ, जल्दी लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। अग्री? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये उस स्फीयर का रेडियस होता है जिस स्फीयर का मिरर पीस है या पार्ट है। सो ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर
रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक सिंपल सवाल पूछूंगा, इसके बाद ज़रा डिफाइन कीजिएगा आप लोगों से। इट इज़ द रेडियस, इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर of which mirror is a part, of which mirror is a part। आप डिनोट इसे आर से करते हैं शायद। हेलो, गुड आफ्टरनून। जी बात कर रहा हूँ। जी आवाज़ आ रही है आपकी, बोलें। जी नहीं मैम, कल या शाम में बात कर लीजिए, अभी तो मैं क्लास में हूँ। कल आप कॉल कर लीजिएगा मुझे 12 बजे, कॉल कर। आ जाइए, देखते हैं। लाइट तो यार तकलीफ दे गई। फाइन गाइस, ये रहा सेंटर, और सेंटर तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ। बेसिकली अगर तुम एक नॉर्मल फॉर्म में कहना चाहो तो कह सकते हो इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट बेसिकली ये उस स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर से तुमने ये टुकड़ा कट करा है। सही है क्या? कूल इनफ। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट होता है, फोकल लेंथ एक लेंथ होती है ना। फोकल लेंथ पॉइंट नहीं है, फोकस लेंथ नहीं है। फोकस पॉइंट है और फोकल लेंथ दूरी है, रेडियस लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है। कूल। अच्छा एक बात सुनो ज़रा, एक ऐसी चीज़ कही जाती है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ किसी चीज़ का रेडियस ज़्यादा है तो उसका कर्वेचर कम होगा या कर्वेचर ज़्यादा होगा? फिर से मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ का रेडियस ज़्यादा है तो उसका कर्वेचर कम या कर्वेचर ज़्यादा? कर्वेचर कम होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ कर्वेचर ज़्यादा है तो रेडियस कम या ज़्यादा? कम। ज़्यादा हो जाएगा। रेडियस कम है तो कर्वेचर, सभी लोग ये बात जानते हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि तुमको पता होना चाहिए तुम क्या कह रहे हो। अगर किसी चीज़ का रेडियस कम होगा तो कर्वेचर अधिक होगा। यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये मत रिलेट करना है, यहाँ पर कुछ और कह रहा हूँ। यहाँ पर कर्वेचर होता है कि सतह में कितना मुड़ाव है, और रेडियस अगर बहुत बड़ा होगा तो सरफेस में जो कर्वनेस होगी वो कम होगी। अर्थ का रेडियस बहुत है, इसलिए अर्थ तुम्हें टोटली कर्व कभी नहीं दिखती है, तुम बहुत छोटा हिस्सा देख पाते हो अर्थ का। और कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कर्व होती है तो उसका रेडियस बहुत छोटा होता है। जैसे कुछ शार्प टर्न्स रोड पे, अगर कोई भी टर्न बहुत ज़्यादा शार्प है तो उसका रेडियस बहुत छोटा होता है। हाईवेज़ वगैरह जो निकाले जाते हैं वो जब घुमा के उतारे जाते हैं ना, जब स्पेस कम होती है तो वैसा करा जाता है, क्योंकि बहुत हाईवेज़ को उतारने के लिए जगह चाहिए होती है। आप हाईवे ऐसे नहीं उतार सकते, बोले लो, क्योंकि उतर तो आओगे, चढ़ोगे कैसे? चढ़ना भी तो है इधर से। तो हाईवेज़ आप तुरंत उतारते हैं, आप धीरे धीरे करके स्लोप कम करते हैं। तो जब आप लंबाई नहीं यूज़ कर सकते होते हैं तो आप घुमा के उतारते हैं। अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे ही देख लो यार, ऐसा पूरा रिंग टाइप का बना होता है। चल कुछ और कहना चाह रहा था मैं, अभी बात लंबी हो जाएगी, तो लेट्स एंड दिस थिंग। ठीक है, कभी और बात करेंगे रेडियस और कर्वेचर पे। चलिए नेक्स्ट, ये बना लिया, हटाते हैं। चलिए एक और चीज़, प्रिंसिपल एक्सेस। बोले सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दूरी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर गाइस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट। इस स्फीयर का सेंटर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके स्फेरिकल मिरर के पोल तक की उस डिस्टेंस को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के सेंटर से लेके पोल तक की दूरी को यही कहते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ। ठीक, ओके। आ जाइए, एक और टर्म है गाइस, फोकस या प्रिंसिपल एक्सेस। पहले प्रिंसिपल एक्सेस कर लेते हैं।
प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, ये सब बेसिक बातें हैं जो हम लोग को जाननी पड़ेंगी। लिखिए, इट्स अ इमेजिनरी लाइन, इट्स अ इमेजिनरी लाइन, it's an imaginary line which passes through pole and center of curvature. प्रिंसिपल एक्सेस की लंबाई कितनी होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सही है ना? माइनस इन्फिनिटी से, सो बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जो ज्वाइन करती है कौन से पॉइंट? कर्वेचर और पोल, ठीक है ना? एक और बात, हम लोग जितनी भी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ें तुम अभी पढ़ रहे हो, उन सब में एक अजम्पशन है कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस पे रखे होने चाहिए। इस बात से एग्री करते हो? नॉर्मली क्या ज़िंदगी में जब तुम लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन करते हो तो ऐसा चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं? बिल्कुल नहीं। फिर से सुन लो, तुम जो काम कर रहे हो, पूरी पढ़ाई अभी करोगे, आगे तक जहाँ तक जा रहे हो तुम, जब तक तुम एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए निकल लेते हो वहाँ तक तुम्हें जितनी भी ऑप्टिक्स पढ़ाई जाएगी या जितनी भी ऑप्टिक्स के बारे में बताया जाएगा वो कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। पहला एजम्पशन, लेंसेज आर एक्सट्रीमली थिन, लेंसेज आर एक्सट्रीमली थिन, लेंसेज थिक नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। जैसे ही लेंसेज थिक हो जाते हैं फिज़िक्स बदल जाती है उनकी फिज़िक्स। आपके सिलेबस में थिक लेंस की स्टडी है ही नहीं। तुम जितनी चीज़ें डिराइव करोगे, जितने फॉर्मूले पढ़ोगे, जितने न्यूमेरिकल लगाओगे, सब में एक बात ट्रू है कि लेंसेज आर थिन। एक भी लेंस थिक लेंस की स्टडी, आई रिपीट, अलग होती है। आप इस टाइप से उन्हें अज्यूम नहीं कर सकते जैसे आप अभी ये डील कर रहे हैं। दूसरा एजम्पशन तुम्हारे सिलेबस में ये है कि तुम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सेस पे ही रखते हो। तुमने एक इमेजिनरी सी सड़क बना रखी है, उस सड़क पे ही तुम ऑब्जेक्ट रखना पसंद करते हो। तुम्हें सारे रूल्स वही वाले पता हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, प्रिंसिपल। अगर इस बात से तुम जो भी पढ़ाई करो, जो भी फॉर्मेशन, इस कुछ इस टाइप से करोगे। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सेस हमको पता लग गई क्या है। ओके, और जितने भी मिरर्स तुम पढ़ोगे उन सारे मिरर्स का अपर्चर बहुत छोटा होगा, ये भी एक अजम्पशन लेके चलते हो। क्या कह रहा हूँ मैं? जितने मिरर्स आप यूज़ करेंगे उनके अपर्चर्स छोटे होंगे। अगर मिरर के अपर्चर्स छोटे नहीं होते हैं तो मिरर्स में एक डिफेक्ट आता है जिसको स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। कितनों ने सुना ये शब्द? फिर से बोलता हूँ मैं, अगर मिरर का अपर्चर बहुत बड़ा होगा तो मिरर में एक डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। आई रिपीट, अगर मिरर का अपर्चर बड़ा है तो मिरर्स जो होंगे उनमें एक डिफेक्ट पैदा होगा विच इज़ कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। चलिए बाद में बात करते हैं। कुछ बताऊँ क्या मैं? यार वो हॉलो रहता है थोड़ा सा, वहाँ पर रिसीवर्स होते हैं, इतना समझ लो। अभी तुम न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप देखोगे, वहाँ आप देखेंगे वहाँ कुछ होता है, ठीक है ना? बढ़े आगे क्या? सो गाइस, मैंने वो क्यों दिखाया तुम समझ लो। वो रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं? छोड़ो, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, अपनी जगह पे आ जाते हैं। जिन मिरर्स के अपर्चर बहुत बड़े होते हैं उन मिरर्स में एक डिफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। जस्ट फॉर ए नॉलेज हम लोग कह रहे हैं, और ये इतनी भी कोई लंबी बात नहीं है। मिरर्स में होते हैं, लेंसेज में होते हैं स्फेरिकल एबरेशन, और इसको तभी होते हैं जब आपके अपर्चर्स काफ़ी। लेकिन अगर आप कॉनकेव मिरर की जगह इस्तेमाल कर लेंगे एक टाइप का मिरर जिसे बोलते हैं पैराबोलिक, तो स्फेरिकल एबरेशन की घटना ख़त्म हो जाती है। जान लो कितनी जल्दी क्या है स्फेरिकल एबरेशन। अभी सुनोगे। ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, आओ देख लेते हैं जब कह रहे हो तो। और मिरर में जब लाइट रेज अप्रोच करती हैं मिरर को, ये रही येलो लाइट, यहाँ पर भी येलो लाइट डाल दो, और ये रही ग्रीन लाइट्स, ये ग्रीन लाइट डाल दो। ग्रीन वाली लाइट रेज जो होती हैं इन्हें पैरा एक्सियल कहा जाता है। प्रियम क्लास 10 में बचा चुका हूँ मैं तुम्हें।
क्लास 10th में ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर बता देता हूँ, हर साल बताता हूँ, जब से पढ़ा रहा हूँ तब से बता रहा हूँ, ठीक है। इन्हें बोलते हैं पैराएक्सियल रे, पी से पास, पी से पैराएक्सियल। ये सब कौन सी हैं? ये वाली रेस कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? मार्जिनल। ये जो बैठे हैं तुम्हारे अलावा सबके सब, इन्हें भी बताया है। उसके लिए होश में रहना पड़ता है, ये होश में थोड़े ना, ये कुछ पी के मस्त हैं, पता नहीं कौन सा पदार्थ है इनके पास, कुछ तो है लेकिन, ठीक, जो भी ये लोगों को बताया हुआ, ठीक है ना। इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो पी से हैं वो पैराक्सियल, वो होती है जो मिरर के बहुत दूर से, मतलब मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर से आती हैं। पैराक्सियल रेज जो होती हैं वो, जस्ट अ मिनट, वो कन्वर्ज जिस पॉइंट पे करती हैं उसे फोकस कहते हैं। अभी हमने फोकस पढ़ा नहीं है, लेकिन आई थिंक 10th से आप जानते तो हैं कि लाइट रेज कहाँ आएंगी? फोकस पे। तो मार्जिनल रेज तो एक ही जगह पे मिलती हैं सारी, सब मिल गई। पैराक्सियल रेज जो होती हैं वो अपना अलग फोकस बनाती हैं, बोले हमें अपना अलग दुनिया चाहिए, कुछ ऐसी। तो फोकस कितने हो जाते हैं? सारी सारी लाइटें एक नहीं आती हैं, और इमेज कितनी बनती हैं? वो जब कोइंसाइड करती हैं तो ब्लर क्रिएट होता है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सारी रोशनी एक जगह। जैसे कोई मिल गया, हमें वो पेन से करते हैं, पता नहीं आपने देखी मूवी का, क्रिशा कौन सी मूवी है? अच्छा मुझे लगा कोई जो भी समथिंग कुछ ऐसी मूवी थी, सारी लाइट रेज एक जगह फोकस करके वो खुद एक फ़िल्टर बन जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, धुआं धुआं हो जाते हैं। हाँ जो भी है यार, तो मूवी का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। सुनो बस गाइस, तो उसी तरीके से व्हाट इज़ योर मेन एम, कि तुम सारी लाइट रे को कहाँ फोकस कर लो? एक पॉइंट पर। तो आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर्व करते हैं, और अब यहाँ से जो लाइट रेज आएंगे वो सब एक ही पॉइंट पर आएंगे, और इसको जो सुधार कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी लाइट रेज सिर्फ, छोड़ो टाइम वेस्ट, याद नहीं रखोगे सब चीज़ें, चिंता ना करो, ये सब सुनने में अच्छी लगती हैं, इन्हें याद तो नहीं रख पाओगे तुम। प्रिंसिपल एक्सेस, कुछ ही लोग याद रखते हैं इन चीज़ों को, ये इंसानों के साथ होता है। आगे लिखते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस डेफिनेशन हो गई, लिखिए नेक्स्ट। पोल, सॉरी पोल हो गया, फोकस, फोकस, फोकस। पोल क्या है? सॉरी फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, लिखिए इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। फोकस होता है प्रिंसिपल एक्सेस का एक ऐसा पॉइंट, चलो ये पूरा जाएगा, at which all the light rays which are coming parallel to the principal axis meet और converges। ओके लाइए दोबारा बना लेते हैं, ये रहा अच्छा
यानी रेज, और इन सब को कन्वर्ज करा जाए टू अ 1 पॉइंट, एक, और दूसरा ओके थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर से अच्छा, प्रिंसिपल एक्सेस से हम लोग थोड़ा आगे निकल गए ना। ये मान लो ऐसे, ये एक पॉइंट, ठीक है। सारे पॉइंट प्रिंसिपल एक्सेस से निकालेंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को यू विल कॉल एज फोकस। कहाँ गया भाई? यार ये तो सही है क्या? ये रहा फोकस। एक रह गई, चलो। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपने? फोकस, लिख लीजिए। और जब स्फेरिकल एबरेशन होता है तो फोकस कितने हो जाते हैं? इसमें एक डिफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। और लेंस में एक डिफेक्ट, लेंस में भी होता है स्फेरिकल एबरेशन, लेकिन लेंस पे पास एक और डिफेक्ट होता है बढ़िया सा, उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमा माने कलर, पक्का कुछ कलर से रिलेटेड होगा, मतलब सीधे सीधे वाइट लाइट की बात होगी वहाँ पे। गाइस कूल, फोकस हो गया। फोकल लेंथ क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। जल्दी लिख लो, बिल्कुल फालतू चीज़। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, ये दूरी होती है पोल और फोकस के बीच में, डिनोटेड बाय एफ। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जानते हो। फोकस होता है गाइस कैपिटल एफ, फोकस डिनोशन होता है। और फोकल लेंथ जो होती है वो होती है, सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल। पोल का डिनोशन पी, प्रिंसिपल एक्सिस डिनोशन कुछ नहीं, एक लाइन, उसका डिनोशन कोई नहीं है, ठीक। अपर्चर का डिनोशन कुछ नहीं, डी मान लेना, डायमीटर। ये तो वो थोड़े से बेसिक्स कुछ। अभी हम लोग को इमेज फॉर्मेशन देखना है सारा, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले पढ़ने हैं, उन सब के डेरिवेशंस देखने हैं। बोलिए सर। इसमें दो सरफेस, मैं समझा नहीं। रिफ्रैक्शन होता है, हाँ इसमें पहले रिफ्रैक्शन ही होता है, हाँ बिल्कुल होता है, उसकी बात नहीं करते हम लोग, उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। ये कह रहा है कि ये भी एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है जिसकी थिकनेस होगी, तो क्या इसमें भी पहले रिफ्रैक्शन होगा फिर रिफ्लेक्शन होगा? आंसर इज़ यस, ऐसा होगा। अब फ्रंट पॉलिश में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं यार, ठीक है ना, तकलीफ़ होती है हम लोगों को। अगर आप लोगों को करना ही है कि आप चाहते हैं कि किसी चीज़ में जब रिफ्लेक्शन हो तो रिफ्रैक्शन ना हो, उसके लिए TIR इस्तेमाल करा जाता है, टोटल इंटरनल बाइनोकुलर्स। जानते हो निकॉन विकॉन के आते हैं बाइनोकुलर्स। थोड़ी इज़्ज़त कम है हम लोगों के समाज में बाइनोकुलर्स की। हम लोग जानते तो हैं क्या होता है, ख़रीदने का मन नहीं करता है। कैमरे ख़रीद लेते हैं, मोबाइल ख़रीद लेते हैं, बाइनोकुलर्स महंगे आते हैं, और कंपनियाँ अच्छे ज़बरदस्त बाइनोकुलर्स। अभी मैं जब गया था कानपुर शॉप पे, तो वहाँ पर मैंने बाइनोकुलर्स देखे थे, ज़बरदस्त, ठीक है ना। अब जासूस हो गए तब काम लोगे बाइनोकुलर्स का, जासूसी तो करनी नहीं तुम्हें किसी की, इसलिए तुम्हें बाइनोकुलर्स नहीं चाहिए। उसमें प्रिज्म इस्तेमाल होते हैं, मिरर इस्तेमाल। गाइस सुन लो, प्रिज्म जानते हो, प्रिज्म एक ऑप्टिकल एलिमेंट है। ऑप्टिकल एलिमेंट लेंस
मिरर्स, लेंसेज, प्रिज्म, ये सब ऑप्टिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर आप बाइनोकुलर्स की बात करिएगा तो बाइनोकुलर्स में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है आपके लिए, जो आपने घुमाते हैं, हाँ बाइनोकुलर्स कहते हैं ना, ऐसे ही कुछ होता है ना। हाँ, और एक चीज़ होती है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, हाँ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप सब लोग जानते हैं ना। पेरिस्कोप्स में मिरर का इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल होता है प्रिज्म, बल्कि इट्स अ डिवाइस विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होने के बावजूद भी उसमें मैं मिरर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली जो एंथनीज़ में पढ़ते हैं वो जानते हैं, इनकी एग्जीबिशंस बड़ी लंबी चौड़ी होती है। एग्जीबिशंस में छोटे बच्चे सबसे पहले पेरिस्कोप बनाते हैं। एक छोटा सा पेरिस्कोप बनाएंगे जेड शेप का, इस एक की शेप का, एक मिरर बच्चे यहाँ लगाते हैं बेचारे, एक यहाँ लगाते हैं। कुछ होता है यार, ऐसा होता है, देखो ये गलत हो गया थोड़ा सा, एक मिरर यहाँ होता है तो लाइट रेज यहाँ से एंटर करती हैं 45 डिग्री यहाँ, तो यहाँ पे रखी हुई चीज़ यहाँ से दिख जाती है, इसी को पेरिस्कोप कहते हैं। तो ये डिवाइसेस जो हैं ये बेस्ड है रिफ्लेक्शन पर, फिर भी इसमें मिरर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, मिरर का इस्तेमाल आगे देखिए, नेक्स्ट हैंड डालिए, नेक्स्ट हैंड डालिए, एनओटी नोट। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट फोकस भी रियल और वर्चुअल होते हैं? हमारे ख्याल से ऑप्टिक्स में सब कुछ रियल और वर्चुअल ही होता है, सही है। रियल फोकस क्या होता है? जिसमें लाइट रेज, सही, और वर्चुअल क्या होता है? एग्जैक्टली, रियल फोकसेस वो फोकस होते हैं जहाँ पर लाइट रे एक्चुअली पास कर जाए, और वर्चुअल फोकसेस वो होते हैं जहाँ से लाइट या तो अपीयर करे डाइवर्ज होती हुई या अपीयर हो कन्वर्ज करती हुई, वो पॉइंट्स होते हैं वर्चुअल्स। अग्री? आइए देख लेते हैं। हम लोग दोनों मिरर्स जानते हैं ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ज़रा एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉनकेव का। दो मिरर्स सॉलिड सही हैं, एक कॉनकेव बन जाएगा, एक ये कौन सा, ये कौन सा। अब अगर आप ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, छोड़ो, इतना ही काफ़ी है। क्या आप लोग जानते हैं कि जो भी स्फीयर रहा होगा कुछ ऐसा रहा होगा, ये दोनों उसके टुकड़े हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल एक्सिस डालिए तो इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो ये होगा, फोकस ये होगा। क्या कोई भी लाइट रे जो ऐसे जा रही है वो इस मिरर के पीछे निकल पाएगी? किसी भी तरीके से क्या इस फोकस से इस लाइट की मुलाकात होना संभव है? ये फोकस जो कॉन्वेक्स मिरर का है ये वर्चुअल है। कैसा है? क्योंकि यहाँ पर लाइट रे कभी नहीं पहुँचेगी, यहाँ पर लाइट रे नहीं पहुँचेगी। फॉलो जी, बताएं मैम। मैं तो देख दूसरे रूम में हूँ और ज़ैना बाहर शायद बायोलॉजी पढ़ रही है। मैं आप 2 मिनट दें, आपके पास दूसरा नंबर है भैया का, तो उस पर कॉल कर लीजिए, वो वहीं पर है। रुक जाइए, तो मैं जाके देखता हूँ, आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपकी बात कराता हूँ अभी। देखिए, तो लाइट रेज, गाइस सुनो, जो लोग नियम जानते हैं शायद 10 से, एनी लाइट रे विच इज़ हेडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, ऐसा कहते हैं कॉनकेव में। और एनी लाइट रे विच इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन फोकस से कभी मुलाकात उनकी हो नहीं पाती है। इसलिए ये वाला फोकस कैसा कहलाता है? वर्चुअल। बात कर लेते हैं कॉनकेव की। तो कॉनकेव में हालत ज़रा देखो,
कॉनकेव ये है, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर, लाइट रे जाएगी टकरा के वाकई में मिलेगी आके। ये कैसा फोकस? रियल फोकस। बात क्लियर हुई कुछ? अभी आज के लिए इतना ही रोकते हैं, कल फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी आप लोग ज़रा वेट करें, आप लोगों से सुनेंगे। बिल्कुल।